नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। आज आइए दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे से परिचित कराते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, ये सब चीज़ें सुनी होगी। लेकिन आप रियल में ये जानिए इस वीडियो में, आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया। मतलब ये आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया। उसका रीजन समझिए, जो ईडी है उसने क्यों इनको गिरफ्तार किया है। चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि हम मुद्दों पर किस पर बात करेंगे, तो आप इस पर थोड़े मुद्दों को देख लीजिए कि आपका जो ईडी का इसमें क्या रोल है, आखिर क्यों इन्हें गिरफ्तार किया। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब गिरफ्तार किया तो क्या यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी उच्च न्यायालय, जो दिल्ली में उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल गए थे, तो क्या उनको वहां से राहत मिली, क्या उनके पक्ष में क्या कहा उच्च न्यायालय, उस पर भी बात करेंगे। क्या है वो कारण, जो दिल्ली शराब नीति है, ये कैसी शराब नीति है, क्या कारण रही, क्या सब चीजें, वो आपको बड़े आसान शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये भी देखिए मनीष सिसोदिया, क्योंकि ये उस आपको पता है गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये उस समय खुद ये मंत्री थे, शराब मंत्री, मतलब शराब की जो नीति यही लाए थे, और उस समय आबकारी मिनिस्टर यही थे। ये आपको पता है कि ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ संजय सिंह के बारे में भी बताऊंगा कि ये भी ऑलरेडी ये क्या है, गिरफ्तार हो चुके हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, ये आपके तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, इनका नाम के किरण है, इनका क्या हाथ है, ये भी गिरफ्तार हुई है, इनका भी आपको पता चलेगा। तो ये शराब नीति में आपको ये सब चीजें क्रम से पता चलेंगी। अब चलिए मैं आपको क्रम से ले चलता हूं इन पर कि आखिर किसमें किसका क्या रोल है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या है, पहली बार ऐसा कोई मतलब सीएम अर्थात कोई भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है जो वर्तमान में अपने पद पर हो। इससे पहले भी आप कहो कि गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप हेमंत सोरेन को देख लीजिए, आप और लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं ये गिरफ्तार हुए। लेकिन फर्क ये रहा कि ये क्या थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये तब जाकर के इनकी क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। अब आपको देखिए बताएं, अब इसमें देखें, आप देखें जो ईडी है, इसका ईडी ने देखिए क्या है, ईडी ने आपको बताएं, तो ईडी ने ये केस लिया और ईडी ने ही इस पर इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने जो इनको गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने क्रिमिनल केस में गिरफ्तार किया हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये राष्ट्रपति शासन क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन, अब यहाँ पर चलिए मैं इस पर पहले केस पर चलता हूँ, फिर बाद में करते हैं अपन। अब देखिए, जब इनकी क्या होता है, 9 बजे इनको रात में गिरफ्तार किया जाता है, और फिर इनका क्या होता है, मेडिकल होता है। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा है, तो उसका स्वास्थ्य किस स्थिति में है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी रहती है कि स्वास्थ्य किसी भी उसका बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का एक मानव अधिकार होता है। अब देखिए क्या होता है, अरविंद केजरीवाल के पास 9 समन भेजे जाते हैं। 9 समन, समन का मतलब क्या होता है, बुलावा। अब ईडी ने इनको 9 बार बुलाया है कि मतलब इनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल जी ये मतलब कहकर टाल देते थे कि ये गैर राजनीतिक है, ये गैर कानूनी है। चलिए आपको इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आप वो चीज देखिए कि आखिर अभी 16 मार्च 2024 को क्या हुआ। क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने समन भेजा, और इस बार अरविंद केजरीवाल, ये वही समय है जब यहाँ पर क्या हो गया, आपके इसमें आचार संहिता भी लग जाती है। अब आप देखिए, यहाँ पर 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल पहुंचते हाई कोर्ट और कहते हैं कि आप ये बताइए ईडी से, ये बताइए कि ईडी हमको बार बार पूछताछ के लिए क्यों बुलाती है। अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में जाकर के कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में वो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमसे बार बार ये क्यों पूछते हैं, कि मतलब बार बार हमको समन क्यों भेजते हैं। तो उन्होंने कहा, जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा चलिए ठीक है, उन्होंने वहीं पर ईडी को भी बुला लिया। तो ईडी के अब जो अधिकारी थे वो एक दस्तावेज दिखाती हैं, वो एक दस्तावेज दिखाती जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की हुई है। अब हालांकि ये जो अरविंद केजरीवाल है वो कहते हैं कि मैं उनके बुलावे पर जाऊंगा, लेकिन
उच्च जो आप उच्च न्यायालय आप इसमें बीच में हस्तक्षेप कर दीजिए, हमें इतना वो प्रोटेक्शन दे दीजिए कि ये हमको गिरफ्तार नहीं करें। अब इनने कहा आपको गिरफ्तार नहीं करें, ये देखने के लिए जो आपका हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब वो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल से सीधे कह देते हैं कि हम आपकी गिरफ्तारी में कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। ये बात 21 मार्च को जैसे ही हाई कोर्ट कहता है और अरविंद जो केजरीवाल है उसके उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना तेज हो जाती है और फिर भीड़ उनके आवास पर जुड़ना जमा हो जाती है। लेकिन ईडी पहुंचती है और रात के 9 से 9:30 के करीब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। अब समझिए आखिर ये गिरफ्तारी लीगल है क्या? आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या है ये शराब नीति? उस पर भी जरा आप समझ लीजिए। अब देखिए शराब नीति में देखिए क्या होता है कि कोई भी शराब बेचने के लिए एक नीति जारी की जाती है, क्योंकि शराब जैसी चीज को खुले में नहीं बेचा जा सकता है। और क्यों? क्योंकि ये जरूरी भी है बेचना। वो इसलिए जरूरी बेचना होता है कि बहुत कई शराबी भाई लोग होते हैं जिनकी इतनी आदत होती है कि वो शराब के बगैर नहीं रह सकते। एक वक्त का उनको खाना ना मिले तो वो रह सकते हैं, लेकिन उनको अगर शराब नहीं मिलेगी तो वो रह नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को ही कि जो मर ना जाए शराब के चक्कर में, ऐसे लोगों के लिए ही सरकार क्या कराती है? शराब उपलब्ध कराती है। अब आप ये भी देख लीजिए आपको कि शराब पर लाइसेंस क्या होता है। देखिए क्या होता है कि सरकार क्या कहती है, शराब बेचने के एवज में क्या करती है? पैसे लेती है और फिर शराब बेचने की अनुमति देती है कि कहाँ कितनी मात्रा में कैसे शराब बेची जाएगी और क्या विज्ञापन कर सकते हैं नहीं कर सकते, इन सब का परमिट जारी करती है, उसी को बोला जाता है लाइसेंस। अब देखिए आपको पता है कि मनीष सिसोदिया, आपको पता है मनीष सिसोदिया ये शराब नीति लाए थे 2020 में, जब कोरोना का काल था। नवंबर 2021 में शराब नीति लागू कर दी जाती है। तो अब इसमें शराब नीति में घोटाला कैसा होता है उस पर नजर बना लीजिए। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ, इन्होंने नई शराब जब पॉलिसी जब इन्होंने लागू की तो इसमें क्या इन्होंने एक जोन में इन्होंने ऐसे 17 जोन बनाए, ऐसे जोन बनाए और ऐसे बहुत सारे 32 जोन बनाए दिल्ली में, और एक जोन में 17 से ऊपर लगभग दुकानें आ सकती थी। तो इस तरह से 800 के करीब क्या होगी दुकानें इन्होंने चालू कर दी। पुरानी शराब नीति में क्या था कि 60% थी वो सरकार बेचा करती थी और जो 40% है वो प्राइवेट तौर के ठेके पर बेची जाती थी शराब। लेकिन नई शराब नीति में क्या हुआ कि पूरा जो 100% सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी, भाई आप जाओ और शराब बेचो आप। इस मसले पर फिर क्या होता है कि इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया इस पर। तो कुल मिला के टैक्स बढ़ाने से जो पहले जो टैक्स आपका 6,000 करोड़ इससे जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता था वो 600 करोड़ प्राप्त होता था। नई शराब नीति लागू होने के बाद यही 9,500 करोड़ पहुंच गया। तो सीधा सीधा सा है कि इनको पूरा 3500 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला था। अब हम आपको नेक्स्ट बताएं इसमें कि अब क्या होता है आगे कि जब ये शराब नीति लागू होती है, तो जब ये शराब नीति लागू होती तो ये तो पता चल गया कि भैया कहाँ फायदा होने वाला है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ घोटाला कहाँ दिख रहा है? अभी रुक जाइए, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे परतें खोलने दीजिए आप। अब देखिए लाइसेंस में क्या हुआ, एक होता है लाइसेंस में एक L1 होता है और एक होता है दुकानें L7 वाली होती है। L1 का होता है ये फुटकर विक्रेता वाली दुकानें होती हैं और L7 वाली होती हैं ये आपकी होलसेल वाली होती है। होलसेल का होता है ये बड़े बड़े मॉल होते हैं, यहाँ पर आप एक शराब का पैक पीने के लिए जाएंगे तो ये आपको वो एक पैक नहीं बेचेंगे, आपको पूरी पेटी चाहिए तो पेटी की पेटी सेल करेंगे, वो L7 में आती हैं। अगर आपको एक पाव चाना है दारू का वो चाहिए, एक आपको बोतल चाहिए तो वो आपको L1 दुकान पर मिल जाएगी। अब देखिए इसमें लाइसेंस पहले क्या था, पुरानी शराब नीति में क्या था कि जो L1 वाला जो फटकर आपको अगर शराब बेचना है तो आपको 10 लाख रुपए लगता था लाइसेंस के लिए। नई शराब नीति में उन्होंने इसको कर दिया 5 करोड़। अब सोच के देखिए आप, 10 लाख से 5 करोड़ कर दिया है इन्हें। अब क्या है, L7 में जो लगता था लाइसेंस का 8 लाख, इन्होंने कर दिया उसका 1.25 करोड़। अब आप सोच के देखिए 8 लाख से 1.25 करोड़
करना कितना गुनाह है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन्होंने राजस्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली। अब आप कहोगे सर यहाँ फिर गलत क्या है? तो यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए मुख्य सचिव वहाँ के दिल्ली के जो मुख्य सचिव जानते हैं आप क्या होता है? आईएएस रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य सचिव होता है, जो क्या होता है, केंद्र सरकार का वो होता है जो यहाँ पर नियुक्त होता है और वो निगरानी रखता है। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल जो क्या केंद्र सरकार का एक व्यक्ति होता है जो सरकार पर वो देखता है कि सरकार किस तरह से चल रही है। तो जब मुख्य सचिव ने उनसे कहा उपराज्यपाल से कि भाई इस ना जो शराब नीति है इसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कैसे घोटाला हुआ है? उन्होंने कहा सर पॉलिसी में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कैसे पॉलिसी में गड़बड़ी है? उन्होंने कहा कि देखिए छोटे कारोबारियों को समाप्त करके जो 10 लाख की जो थी, अब वो आपका लाइसेंस 5 करोड़ हो गया, वो 5 करोड़ हो गया, वो 8 लाख का आपका 118 करोड़ हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें गलत क्या है? सरकार का राजस्व बढ़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इस प्रोसेस के पीछे है। क्या दिक्कत थी? अब आप देखिए थोड़ा पुरानी शराब नीति पर, नई शराब नीति पर थोड़ा डाटा देख लेते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पर मैं थोड़ा समझा के बताता हूं। मैं यहाँ पर देखिए पुरानी शराब नीति में देखिए आप क्या है, अगर आप 700 ml की अगर आप बोतल बेचते हैं, 700 ml की, ठीक है, 700 या 750 की अगर आप ml की क्या करते हैं बोतल बेचते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या है, इसमें अगर आप बेचते तो पुरानी नीति के अनुसार ये बिकती थी 530 की। पुरानी नीति के अनुसार देख रहे हैं, ये अपन नई नीति देख रहे हैं। ये आप कितने की बेच रहे हैं? ये आपने 530 की बेची हुई है। अब इसमें जो आप नई नीति में जैसे आप देखें, ये आप 560 की बेच रहे हैं, चलिए ठीक है, ये 560 की बेच रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं, 30 रुपए का फर्क है। अब इसमें आप कारोबारी का मुनाफा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कारोबारी का मुनाफा देख रहे हैं, मतलब जो भी वहां पर बेचेगा उसका मुनाफा। तो इसमें कारोबारी को पुरानी नीति में मिलते थे 33.50 रुपया और सरकार को इसमें मिला करते थे 363 रुपया। क्या मिलते थे? 363 रुपया मिला करते थे। अब जब सरकार, अब इसमें सरकार की बात करें तो सरकार को, आपको जो पुरानी नीति है उसमें सरकार को मिला करते थे 329 रुपया, और आपको अब नई नीति में सरकार को मिलेंगे 3 रुपये 78 पैसा। अब आप देखोगे यार, यहाँ आप देखोगे यहाँ पर भी आपको थोड़ी चीज समझ में नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? आप देखेंगे कि अभी सरकार को नई नीति में 3 रुपये मिल रहे हैं और पहले सरकार को मतलब आपको कितना मिल रहा था? 363 रुपये पर बोतल पर मिल रहे थे। तुम कहो ये तो सरकार को तो नुकसान होने लगा है। जी नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको 8-10 लाख रुपए लग रहे थे उसके कितना 5 करोड़ ले लिया, 8 लाख के उन्होंने इतना करोड़ रुपए ले लिया। अब उन्होंने तो सीधा कह दिया कि भैया हमने लाइसेंस देने में आपसे पूरी वसूली कर ली, अब आपको जहां जैसे बेचना है वैसे बेचिए। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इनने अपना पूरा पैसा किससे वसूल कर लिया? ठेकेदारों से वसूल कर लिया। चलिए भैया, इन्होंने ठेकेदारों से वसूल कर लिया। तो राज्यपाल बोले तो ठीक तो है भैया, यहाँ पर भी तो सरकार को लाभ हो रहा है, आप कह रहे घोटाला हुआ है। कहाँ घोटाला हुआ है? उनका जनाब रुक जाइए, हम बताते हैं घोटाला कैसे हुआ है। अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे ये मतलब बात पता चलती है आपके मनीष सिसोदिया की कि सरकार को ना इसमें भनक लग गई है, आपको केंद्र सरकार को, तो वो क्या करते हैं, आपके जैसे ही जुलाई 22 आती है, नवंबर 21 में पॉलिसी आई है और जुलाई 22 में सिसोदिया जी शराब नीति को क्या कर लेते, वापस ले लेते हैं। जब शराब नीति को वापस लेते हैं तो जो मुख्य सचिव का जो मतलब शक था इन पर, वो यकीन में बदल जाता है। ये तो बात वैसे ही हो गई कि आपके कोई भी स्कूल है, स्कूल में उन्होंने कहा कि भैया ये किसी का पेन चोरी हो गया, और पेन चोरी हो गया तो किसी ने कहा कि भैया वो राजू गायब है यार। तो उन्होंने कहा, तो राजू ने जैसे ही देखा कि अब तो इस पर मतलब शिनाख्त चल रही, यहाँ पर खोजबीन होने लगी कि किसने पेन चुराया, राजू पहले से ही गायब हो गया। तो अब तो पूरा ना पूरा शक राजू पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि राजू क्लास से गायब हो गया। मनोज सिसोदिया ने ऐसा ही किया, उन्होंने पॉलिसी वापस ले ली, तो उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया पूरी। अब आप देखिए अब ईडी को कैसे पता चला। अब ईडी को ऐसे पता चला कि अब आप देखिए लाइसेंस धारी वाले जिन्होंने 110 करोड़ रुपए चुकाए हैं, 5-5 करोड़ रुपए चुकाए हुए हैं, अब उनके
अब उनने इतना पैसा चुकाया, अब वापस उन्होंने शराब नीति ले ली, तो अब तो फिर से लोग 5-5 लाखों में 5-5 लाख रुपया में क्या लेने लगे, लाइसेंस लेने लगे। अब एक व्यक्ति, अब जिसने 5 करोड़ खर्च कर दिया, अब दूसरा व्यक्ति 10 लाख में लाइसेंस लेने लगा, तो वो तो बर्बाद हो गया ना जिसने इतना, मतलब। अब दूसरा, इन्होंने फिर ठेकेदारों ने जो थे पुराने, जिनने लंबे इतना महंगे महंगे मतलब क्या खरीदे हैं, इन्होंने ठेके खरीदे हैं, वो किसके पक्ष में चले जाते हैं, ईडी के, और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको रिश्वत दिया है। मतलब रिश्वत कैसा दिया है कि जो शराब की नीति के जो बड़े ठेके हैं, बड़े ठेके हैं जो, तो वो ने कहा कि हमने इतना पैसा दिया, हमारे पैसे का क्या। तब उन्होंने क्या कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे क्या है, एडवांस में पैसा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमसे एडवांस में पैसा लिया है कि हम ये दुकानें आप लोगों को देंगे। तो इसमें क्या हुआ, रिश्वत ली। तब उनको समझ में आने लगा कि इन्होंने रिश्वत ली। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट आगे और भी कंफर्म करते हैं कि इन्होंने रिश्वत में कैसे क्या किया। अब देखिए आगे, अब इन्होंने क्या किया, एक संजय अरोड़ा जो है ठेकेदार में से एक व्यक्ति सरकार का गवाही बन जाता है सरकार के खिलाफ। मतलब एक उसने कहा कि हमने पैसे दिए हैं, उन्होंने कहा कि आप जो व्हाट्सएप है उसको खंगाल लीजिए, आप बात जो मोबाइल पे उसको भी खंगाल लीजिए, मैं जिससे मिला उस स्थान के सीसीटीवी फोटो भी आप चेक कर लीजिए कि मैं वहां गया कि नहीं गया। अब आप कहोगे कि ये तो ठीक है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो गया, आपके मनीष सिसोदिया हो गया, संजय सिंह हो गया, ये तो कुछ ऐसे नाम है जिनकी गिरफ्तारी हुई। आप शराब नीति में कुछ ऐसे नाम भी देखेंगे जो साउथ मतलब से हैं, मतलब दक्षिण भारत से हैं। कारण क्या है, दक्षिण भारत में आपकी जो तेलंगाना में की जो मतलब क्या है, आप देखेंगे तेलंगाना में ये आपके चंद्रशेखर राव की बिटिया है के किरण। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल से बात की कि साउथ में एक ऐसा ग्रुप है जो आपके शराब नीति के इतने महंगे ठेके खरीद सकता है। बस उन्होंने कहा ठीक है तो खरीद ले, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कितना लेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसमें 260 करोड़ रुपए का मतलब लगेगा। मतलब एक 260 रुपए की रिश्वत लगेगी, तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसमें दुकान के आपको ठेके दे दिए जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। फिर क्या है, ये राशि जो है, ये राशि एक कैश नहीं दी गई, ना ही इनका वो हुआ, जिस वजह से ईडी इस पर कुछ नहीं पकड़ कर सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनने जो चंदा है ये मतलब कहाँ पर खर्च किया, इनसे पूछा कि पैसा कहाँ है, जब इतना पैसा दिया है तो अरविंद केजरीवाल के पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट जो थे ये, इन्होंने ये पैसा डायरेक्ट पंजाब पहुंचाया, और जो 2022 में पंजाब का चुनाव लड़ा गया, जो भगवंत मान की सरकार बनी, वहां पर पैसा खर्च कर दिया। तो जब ये खर्च वहां पर कर दिया, तो फिर ये ठेकेदारों को तो भारी नुकसान हुआ इनकी पॉलिसी से, इस वजह से उनके खिलाफ आ गए। और इस तरह से वो आप देखें, एक एक को उठा करके देखा, और ये तार से तार जोड़ते गए, वो बीच में फंस जाते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब इसी में है, ये के किरण इसी में ये जाते हैं। अब आप कहेंगे कि बताइए अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी उसमें लगता है, तो वहां की जो सरकार होती है उसको साइड कर दिया जाता है, और केंद्र सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर सरकार चलाते हैं। तो वो हो जाता है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। अब वही आप कहोगे क्या अरविंद केजरीवाल तो अभी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या वो जेल से सरकार चला सकते हैं। देखिए जेल से सरकार चला सकते हैं अगर हाई कोर्ट इनको इजाजत दे देती है, तो ये मतलब क्या हाई कोर्ट इजाजत दे देगी तो ये दिल्ली मतलब जेल से भी सरकार चला सकते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951(8)(3) ये कहता है, क्योंकि इससे तो ऐसा तो कोई भी मुख्यमंत्री जेल में बैठ करके सरकार चलाएगा। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम ये कहता है कि आपका कोई भी व्यक्ति अगर 2 साल से अधिक सजा के लिए मतलब सजा उसको मिल जाती है, तो फिर वो अपराधी की श्रेणी में, अपराध के अयोग्य हो जाता है, और फिर उसको मतलब पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। अब देखिए आपको एक सिविल कोड होता है, एक क्रिमिनल कोड केस होता है। तो सिविल मामले में जैसे आप कोई लोकसभा विधानसभा के सदस्य हैं, सीएम हैं, आप राज्यपाल हैं,
तो आपको प्रोटेक्शन होती है कि आप मतलब जो आपके सिविल मामलों में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत उससे अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसमें आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और जो शराब होती है वो क्रिमिनल के अंतर्गत आती है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे ये हाई कोर्ट तय करेगा कि ये अपना इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे और क्या होगा, वो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो आप बताइए कमेंट करके आपको किस तरह ये जानकारी लगी हुई है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये पता चला कि शराब नीति आखिर क्या है। चलिए, साइंस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।